हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 5 का जो लास्ट टॉपिक है, जो रिमेनिंग थ्योरी टॉपिक है, वो करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ द सेविंग फंक्शन। मैं इससे पहले आपको कंजम्पशन फंक्शन पढ़वा चुकी हूँ, उसकी टाइप्स भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके जो एपीसी है और एमपीसी है उसका जो न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंस है वो बता चुकी हूँ। उसको आगे भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम पहले थ्योरी स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, तो आपकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम जो प्रैक्टिकल है उस पर फोकस करेंगे। Okay students, the saving function, the fundamental or functional relationship between saving and income is known as the saving function। देखिए, कंजम्पशन फंक्शन के अंदर भी आपने ऐसे रीड किया था ना कि भाई कंजम्पशन और इनकम के अंदर जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है उसको हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। तो सेम इज़ द केस विद सेविंग और इनकम भी आपस में फंक्शनली रिलेटेड होते हैं। फंक्शनल का मतलब कि आप उसकी कोई प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी इक्वेशन को या उसी रिलेशनशिप को हम सेविंग फंक्शन बोल देते हैं। अब आगे जो सेविंग फंक्शन है ना, वो दो टाइप्स का होता है, एपीएस एंड एमपीएस। एपीएस स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड MPS स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हाँ जी, APS के बारे में हम सबसे पहले रीड कर लेंगे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ APS? तो APS इज़ द रेशो ऑफ सेविंग्स टू इनकम, ठीक है। जब हम सेविंग्स और इनकम को डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज़ APS इज़ इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम, दैट इज़ नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सिंपल। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ अ लिटल बिट डिफरेंट। इसमें क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम। अब हम रेशियो ले रहे हैं, डिवीजन ले रहे हैं, लेकिन किसका? चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम, मतलब जो बदलाव आ रहा है वो। सो MPS इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, ठीक है जी। ये इसके जो फार्मूलाज थे वो थे। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS। आपको शॉक लगेगा ये जानकर कि इन दोनों टर्म्स के बीच में रिलेशन है, लेकिन बिल्कुल होता है। जब कंजम्पशन और सेविंग रिलेटेड हो सकते हैं, देन व्हाई नॉट APC एंड APS? तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच में क्या रिलेशन है, ये आप भी खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ी इजी सी डेरिवेशन है, मेरे साथ साथ समझेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले है y इज़ इक्वल टू C प्लस S, दैट इज़ इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर ह्यूमन बीइंग अपनी सारी इनकम को कंज्यूम ही नहीं कर जाता, कुछ ना कुछ सेव भी करता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बड़ी जनरल सी चीज़ थी। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय y ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड्स को, यानी कि दिस साइड एंड दिस साइड, इन दोनों ही साइड्स को y से डिवाइड करना है। y अपॉन y इज़ इक्वल टू C अपॉन y प्लस S अपॉन y। तो देखो, y डिवाइडेड बाय y इज़ इक्वल टू 1, वो तो 1 ही हो जाएगा। C डिवाइडेड बाय y क्या था? याद करो, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, दैट वाज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC। और S अपॉन y क्या था? APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये रिलेशनशिप क्या निकल कर आता है? APC प्लस APS इज़ इक्वल टू 1। यानी कि जब भी आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 के इक्वल ही होगा हमेशा। नो एक्सक्यूज़ेस, नो कमेंट्स, नथिंग। इसमें कोई चेंजेस नहीं है या कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं होती, ठीक है। तो APC और APS का जो जोड़ है वो हमेशा ही क्या रहेगा? 1 रहेगा, राइट। द नेक्स्ट इज़ relationship between marginal propensity to consume and marginal propensity to save, that is MPC and MPS। ये दोनों भी आपस में रिलेटेड है, जस्ट लाइक APC एंड APS। आप इस रिलेशनशिप को भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1 इज़ डेल्टा Y इज़ इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S। बड़े समझने की बात है ये कि जब पूरी की पूरी इनकम
कंजम्पशन और सेविंग के इक्वल है, तो जो इनकम में चेंज आएगा वो चेंज भी या तो कंजम्पशन को चेंज करेगा या नहीं, मतलब वो कंजम्पशन को चेंज करेगा और सेविंग्स को चेंज करेगा। ऑल राइट, ठीक है जी। तो अब क्या देखेंगे हम, मैं आपको इधर एक एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट जनरली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपकी 100 रुपीज़ इनकम थी मान लीजिए। अब क्या हुआ कि प्रमोशन होता है आपका अपनी जॉब के अंदर और आपकी इनकम सपोज़ कीजिए 200 रुपीज़ हो जाती है। तो कितना चेंज आया, 200 माइनस 100 इज़ इक्वल टू 100। अब वो जो 100 रुपीज़ का चेंज भी आया है ना, वो आप सारा का सारा कंज्यूम नहीं करने वाले हो। आप सोचोगे अच्छा इसमें से ना 70 रुपीज़ तो मैं स्पेंड कर देती हूँ और 30 रुपीज़ ना सेव कर लेती हूँ। तो क्या हुआ, अगर एक्स्ट्रा इनकम हुई है, सारे थोड़े ही खर्च करने हैं, थोड़ा सेव कर लेते हैं फ्यूचर कंटीजेंसीज़ के लिए। तो इस स्टेटमेंट से शायद आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई जो चेंज इन इनकम है वो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग्स के बराबर ही होगा। अगेन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा वाई, इस बार अकेले वाई से नहीं डेल्टा वाई से डिवाइड करना है, यानी कि चेंज इन वाई से। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है जी। अगेन डेल्टा वाई और डेल्टा वाई कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 ही रह जाएगा। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, एम पी सी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, एम पी एस। सो रिलेशनशिप क्या एस्टैब्लिश हो जाता है, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ये जो रिलेशनशिप है दैट इज एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन में आपको जो एम पी सी और एम पी एस है वो हमेशा 1 के ही इक्वल मिलेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स। सो कंजम्पशन फंक्शन की तरह ही सेविंग फंक्शन को भी हम एक इक्वेशन के अंदर समराइज कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं, एंड दैट इज एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बीटा इंटू वाई। अगर पिछली इक्वेशन याद है तो पता होगा सी बार क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि ये वो कंजम्पशन है जो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे की जाती है। ठीक है जी। बीटा क्या था, एम पी सी। तो 1 माइनस एम पी सी असल में होगा क्या, एम पी एस। ठीक है, लेकिन अगर आपको एम पी एस क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल नहीं है तो आप 1 माइनस एम पी सी करके उसको अवेलेबल कर सकते हो। और वाई क्या है, इनकम, जो भी इनकम लेवल आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा। ठीक है जी। तो ये था सेविंग फंक्शन। इस इक्वेशन के मदद से आप किसी भी लेवल पे अगर आपको इनकम, कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये कुछ चीज़ें जो है वो बताई गई हैं, तो आप उस लेवल का सेविंग बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ आफ्टर सेविंग फंक्शन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, +1 में ये शब्द बहुत बार पढ़ा है। इकोनॉमिक्स में भी आपने पहले जो चैप्टर 1 है उधर ये किया था, लेकिन एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक्सपेंडिचर डन ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस एसेट्स। जब भी आप बिजनेस एसेट्स में कोई भी अपना खर्चा करते हैं उनको परचेज करने के लिए, तो वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट वो खर्चा होता है जो हम सिर्फ अपनी उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करते जो एक बारी में हमने कंज्यूम की और पूरी हो गई, बल्कि हम बिज़नेस एसेट्स को ख़रीदने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स का होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड का मतलब होता है कि वो ना कोई अपने आप से नहीं करेगा, आपको उसको करवाना पड़ेगा तब जाके कोई करेगा। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ अ डिपेंडेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ प्रॉफिट इज़ नोन एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आज की डेट में कहा जाए रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, आप इन्वेस्ट कर दोगे क्योंकि वो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है और उसका प्रॉफिट दिन रात बढ़ रहा है, तो आपको तो अच्छा ही लगेगा ना कि हाँ हमारा पैसा बढ़ेगा ही, कम थोड़े ही होगा। दैट इज़ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट।
देन कम्स ऑटोनॉमस या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट। बेटा ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो प्रॉफिट पे डिपेंड ही नहीं करती। इट इज़ डन विदाउट कंसीडरिंग द रेट ऑफ प्रॉफिट। हम रेट ऑफ प्रॉफिट को यहाँ कंसीडर नहीं करते। जनरली जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करता है। अब बेटा गवर्नमेंट सेक्टर कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ योजना स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। सरकार इतना खर्चा कर रही है, उसने आज तक कभी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा। उनका एक ही मोटो होता है और वो होता है सोशल सर्विस। वो कहते हैं प्रॉफिट मिले ना मिले लेकिन लोगों का भला होना चाहिए, वेलफेयर होना ही चाहिए। ठीक है जी। नाउ कम्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ जाए तो पता भी रहना चाहिए कि इस ग्राफ को ड्रॉ कैसे करें। हाँ जी, अगेन जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप उसके अंदर बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे आपको लेना है इनकम और वाई एक्सिस के अंदर आई एम राइटिंग दिस आपको लेना है इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है किसी भी स्कीम में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में, श्योर है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ा ही दोगे। तो इट इज़ अ ग्राफ लाइक दिस विच इज़ स्ट्रेट एंड विच इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड। ठीक है, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग है। इसका क्या मतलब है मैं आपको इन 2 पॉइंट्स से समझाने जा रही हूँ। देखिए ये पॉइंट नंबर ए है। यहाँ पे अगर इतनी इनकम आपको हो रही थी तो आपने OM, अगर आपको इनकम हो रही थी तो आपने ON इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन जब आपकी इनकम इंक्रीज़ हो गई फ्रॉम M to M1 तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दी, ON से ON1 पे चले गए। ठीक है, एट पॉइंट B पहुंच गए आप ग्राफ के ऊपर। सिंपल सा पॉइंट है बताने का कि जब भी यहाँ पे इनकम का मतलब है रेट ऑफ प्रॉफिट, तो जब भी आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में अच्छा रेट ऑफ प्रॉफिट दिखेगा, बढ़ता हुआ प्रॉफिट दिखेगा, आप हमेशा इन्वेस्टमेंट वही करेंगे। तो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर का यही टारगेट होता है कि भाई हम वही इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है जी। ऐसे ही हम जो ऑटोनॉमस या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट है जो मोस्टली गवर्नमेंट वाले करते हैं उसका भी ग्राफ बना लेंगे। उसके लिए भी हमें पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है, 0x 0y। यहाँ पे अगेन इनकम है और वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैं यहाँ पे ग्राफ के लिए आई डाल रही हूँ, ऊपर भी आई ही डालना था। दिस इज़ एन आई, इट स्टैंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट कर्व। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन दैट लाइन बिकॉज मेरे पास एक प्रॉपर मीन्स नहीं था उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, बट ये एक स्ट्रेट लाइन है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब है कि इनकम चाहे बढ़े चाहे कम हो, इन्वेस्टमेंट जी उतनी ही रहेगी। देखो इन्वेस्टमेंट कहीं और गई है क्या 0M से? नहीं ना, इन्वेस्टमेंट तो वहीं पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इस टाइप की इन्वेस्टमेंट का इनकम से या रेट ऑफ प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, ये वाली इन्वेस्टमेंट हमेशा सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर, सोशल सर्विस के टारगेट से की जाती है। इसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। जनरली गवर्नमेंट सेक्टर ही ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है जी। नाउ इज़ द लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक ऑफ योर चैप्टर विच इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहते भी कोई भी बिजनेस के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करता है, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? तो वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है टोटल। नंबर 1 इज़ बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, नंबर 2 इज़ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 इज़ रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। सो नंबर 1 इज़ बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। कहते भाई बिज़नेस कैसा चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, मतलब बिज़नेस को लेकर लोगों के अंदर कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या बातें जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। सो बिज़नेस एक्सपेक्टेशंस 2 तरह की हो सकती है इन एन एक्सट्रीम केस, आइदर बुलिश और बियरिश। बुलिश का मतलब होता है व्हेन द टाइम इज़ गुड,
जब बेटा पूरी की पूरी इकोनॉमी में बहुत सारा खर्चा हो रहा है, बहुत सारी कमाई हो रही है, सब लोगों को कोई ना कोई इनकम हो रही है एट्सेट्रा, मोस्टली फेस्टिव सीज़न पे आप इस टाइप की एक्सपेक्टेशंस देखते हैं। दिवाली को ही एग्जांपल ले लो। आई थिंक दिवाली एक ऐसा सीज़न होता है जब हर कोई खर्च भी कर रहा है और हर कोई कमा भी रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं जाएगी? हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, आप खुद ही देख लो, आप खर्चा कर रहे हैं तो आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। दिवाली के मौके पे कितने सारे हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं, हमें बहुत सारे रिबेट मिलते हैं, उसका फ़ायदा उठा के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो दैट इज़ बुलिश एक्सपेक्टेशंस। जितनी ज़्यादा बुलिश एक्सपेक्टेशंस होंगी हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। देन कम्स द बियरिश एक्सपेक्टेशंस। बियर यानी कि भालू, जो हमेशा आलसी होता है, सोता रहता है, लेज़ी सा है, कोई काम नहीं करता, राइट। तो हमारी इकोनॉमी भी कई बार ऐसी ही हो जाती है जिसको हम बोलते हैं स्लगिश, यानी कि जिसमें कुछ खास एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, कुछ खास हलचल नहीं हो रही। अगर इकोनॉमी इस तरीके के फेज़ से गुज़र रही है, दैट मीन्स इकोनॉमी इज़ गोइंग इन अ बैड फेज़। इकोनॉमी के अंदर लोग खर्चा भी नहीं कर रहे हैं और कमाई भी नहीं हो रही, इसीलिए जो बिज़नेस एक्सपेक्टेशंस हैं वो लो चल रही है, तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट भी डाउन चली जाएगी, ठीक है जी। देन द सेकेंड फैक्टर कम्स हेयर इज़ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट करने पे आपका खर्चा कितना हो रहा है। ब्रोकर हायर करना है जी, पेपर वगैरह बनवाने हैं, उसकी कॉस्ट है, ठीक है। फिर कुछ साइड कॉस्ट हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है। तो इन्वेस्टमेंट करने में जितना खर्चा आएगा ना, आप उस इन्वेस्टमेंट से उतना ही दूर भागोगे। सो जितना कम खर्चा, इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज़्यादा, द लोअर द बेटर। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट को करने में खर्चा जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। देन थर्ड इज़ रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से कमाई कितनी हो रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके ही आई हूँ कि द हायर द बेटर। जितना ज़्यादा रेवेन्यू, जितनी ज़्यादा कमाई, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट। सो हेयर द थ्योरी एंड्स। चैप्टर 5 की थ्योरी मेरी तरफ से ख़त्म। कल आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाई जाएगी इस टॉपिक के रिलेटेड।